अच्छा बच्चों, आज हमारा है जी नया चैप्टर। अभी काम कर लो, जितने भी मैं बाद में लेता हूँ ऐसे ही लेक्चर ले लो, ठीक है। काम यहाँ हो गए हैं, सारे रहते हैं। उर्दू एक दफ़ा कर लो। ये याद है, इसके 2 या 3 क्वेश्चन याद करो जो आसानी से हो सके। हाँ, जो सी मर्जी ले लें, इसमें भरी हुई हैं। 9th 10th की, फर्स्ट ईयर की। हाँ, किसका? कंप्यूटर की बराबर। अच्छा बच्चों, आज हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 8 वेव्स। ये चैप्टर तभी आपको आसान लगेगा जब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कुछ बातें पता होगी। कुछ कुछ नहीं, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि आपको इस चैप्टर में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। डीप चैप्टर है लेकिन इसके क्वेश्चन और आंसर बोर्ड में बहुत ईजी पूछे जाते हैं। डीप तो चैप्टर है लेकिन ये डीप में आता नहीं है, लेकिन हमने इसको डीपली ही समझना है। आरी समझ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वेव्स वाला चैप्टर है। हर टीचर्स की कोशिश होती है कि उनका ये चैप्टर्स क्लियर हो। हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़े थे उनको प्रैक्टिकल में हम कर भी सकते थे और फील भी कर सकते थे। ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा हमें मेंटली प्रिपेयर करवाना पड़ता है खुद को। मेंटली थोड़ी सी बातें समझनी पड़ती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा डीप चला जाता है और ये ब्रेन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बस करते जाओ जितने मैं अब ये कंप्लीट ले लूँगा लेक्चर, उसके बाद ही अब लेक्चर कंप्लीट हो लेने दो मेरा। नहीं, अब याद सुनाना है मुझे, लिखो नहीं, आगे करते जाओ। हाँ, क्लियर। चैप्टर स्टार्ट होता है जी बेटा, चैप्टर नंबर 8 आपकी बुक का वेव्स है। वेव्स को अगर मैं करूँ, वेव्स होता क्या है? वेव्स डिस्टर्बेंस है किसी भी मीडियम के अंदर। वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ट्रैवल। ये हमने वेव्स की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी थी? 10th के अंदर पढ़ी थी। उसी डेफिनेशन को हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। वेव्स क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस है डिस्टर्बेंस किसके अंदर डिस्टर्बेंस है? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन दो तरह की हो सकती है, यहाँ तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो सकते हैं, सम ऑफ ऑल टॉर्टिक जीरो हो सकती हैं। ऐसी ना, इक्विलिब्रियम कितनी कंडीशंस में बैठ सकते हैं? यहाँ तो उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की, यहाँ तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होगी। जैसा ये दीवार मेरे पास क्या है? एज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इनके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी तो वो किस में जाएगी? वेव्स के अंदर। क्लियर है? वेव्स को काफ़ी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि पूरा चैप्टर भी यही है। मैक्सिमम लॉन्ग है, मैक्सिमम लॉन्ग ही आते हैं इसमें से। आसान लॉन्ग है, लिखने में आसान है, मैंने आपको पहले ही कहा। आता भी बोर्ड में इसमें से आसान ही है। मेन मेन वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन और आंसर, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा डीप निकल जाता है समझने के लिहाज से। वेव क्या है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड ट्रैवल। ट्रैवल रहने दो, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई यहाँ तक। वेव क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस आती कैसे, उसकी एग्जांपल लेते हैं। एक रोप लो और उसका एक रोप का एक एंड पॉइंट किसी भी एक सॉलिड पॉइंट के साथ क्या कर दो? बांध दो। क्लियर हो गया? और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़ लो। क्लियर हो गया? अब देखो, इस रोप के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं रोप के पास। मैं उन पार्टिकल को इन लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर हो गया? अब ये हमें नजर तो नहीं ना आएंगे पार्टिकल, ये नजर आएंगे? नजर सिर्फ मेंशन कर देता हूँ इस रोप के ऊपर। एक पार्टिकल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक पार्टिकल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और अब ये चैप्टर लास्ट लॉन्ग से पहले पहले इन पार्टिकल की डिस्टर्बेंस को ही डिस्कस करेगा। जो आज बात है यही बात मैंने आपको लेके जानी है इसके लास्ट 2 लॉन्ग से पहले पहले। और देखो, अगर 10 लॉन्ग है तो 8 लॉन्ग तक हमने यही डिस्कस करना है। बी क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ये किस कंडीशन में था? मेरे हैंड की कंडीशन में था। अभी मैंने इसमें बम क्रिएट नहीं किया। जैसे ही मैं इसके ऊपर बम करूँगा इसको, तो आप देखोगे तो इस पार्टिकल के अंदर डिस्टर्बेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो,
ये ए है पार्टिकल, ये बी है और ये पार्टिकल सी है। हो सकता है और क्लोज हो जाए, और ज़्यादा हो जाए पार्टिकल। मैंने इसे समझाने के लिए मेंशन किया कई पार्टिकल एक ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। जब मैंने इस पर बम किया यानी डिस्टर्बेंस डाली इस पर, तो ये जो पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल बी का पार्टिकल कहाँ गया, ये ए का पार्टिकल, ये बी का पार्टिकल और ये कौन सा, और बाकी पार्टिकल आप अभी ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही होगा। तो बी का पार्टिकल कहाँ चला गया, अपनी अप पोजीशन से। इधर इस पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट कितना था, अब इसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, मैक्सिमम। अपनी मैक्सिमम अप जाएगा ना, ये अपनी तरफ से मैक्सिमम जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ये हमने पढ़ा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, जिसको ऑक्सीलेशन आता हो इस चैप्टर को इजीली पिक भी कर लेगा और इजीली कर भी लेगा। ऐसे ही था, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेगा, जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये पार्टिकल आगे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बम्प ने एक जगह नहीं रहना, हमने देखा होगा, मैं फिर इस तरह करता रहूंगा, ये बम्प क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ये बम्प कहाँ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। अब ये जो डी और ई का बम्प है, यहाँ पे वेव आएगी, ऐसे ही है। फिर इसी तरह आगे जाएगा, तब तक जाता जाएगा जब अपने एंड पॉइंट पे नहीं आएगा, फिर वो रिवर्स डायरेक्शन पे वापस आएगा और आपको एक फोर्स फील होगी। कभी भी देख लेना, ऐसा बम करना तो वेव की तरह जाएगा और वेव की तरह ही वापस आएगा। जिम अगर जाते हो तो वहाँ अगर आप देखते हो तो वेव इजीली नज़र आती है वहाँ पे। क्लियर हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये पार्टिकल ऊपर गया, क्या ये बी का पार्टिकल आगे मूव किया या डी का पार्टिकल आगे मूव किया, डी का पार्टिकल अप पे गया या बी का पार्टिकल आगे मूव करके आगे गया, बी का नहीं आगे। आप इस पे ना, इस पार्टिकल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर कोई चीज बांध देना, तो देखना कि जो चीज बांधी थी क्या वो डी पे पहुंच गया। पता चलता है कि यहाँ पार्टिकल अपनी उसी पॉइंट पे था, ए बी और ये सी, ये वाला सी और ये डी और ये ई, डी का पार्टिकल ऊपर गया तो पता चला कि बी ने अपनी एनर्जी सी में ट्रांसफर की, फिर सी ने डी में ट्रांसफर हुई। पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन पे क्या किया, मूव किया, अप मूव किया, ऐसे। और डी की एनर्जी क्या आ गई, वापस। अब जब वापस आएगा, अब देखोगे यही पार्टिकल इस तरह, ये पहले डी का पार्टिकल ऊपर बनाओ, फिर किस में आया अपनी, ये बी का पार्टिकल, पहले बी का पार्टिकल अप गया, टू गया, फिर किस पोजीशन पे आया, मीन पोजीशन पे आया, फिर कहाँ गया, बी का पार्टिकल अपने फ्लो मोशन पे। तो हमें पता चला जो बी क्रोप, ये जो रोप के पार्टिकल थे वो अपनी पोजीशन पे क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन। जैसे जैसे बम करते जाओगे बी का पार्टिकल ऊपर नीचे अपनी पोजीशन पे, लेकिन बी पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट पार्टिकल पे, जिससे हमने रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ी होगी। तो मेरी एनर्जी पहले स्टोर करेगा, फिर स्टोर करते एनर्जी को आगे अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मीन पोजीशन की बजाय वो अपनी एनर्जी को सी पार्टिकल में करेगा, फिर सी पार्टिकल मूव करेगा अप या डाउन जो नजर आएगा आपको, फिर सी पार्टिकल डी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा और ये वक्त आएगा कि एनर्जी उनकी खत्म हो जाएगी, जितनी उन्होंने मुझसे रिस्टोर ली थी एनर्जी, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। आप ये भी देखोगे इसकी मैक्सिमम होगी, क्या पता इसकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ना हो। इसका एक्सपेरिमेंट आप बेशक जाके कर लेना, आप एक लंबी क्लोब लेना, उसमें हल्का सा बम करना, आप देखना सिर्फ दो वेव ही पैदा कर पाओगे, बाकी वेव क्यों नहीं पैदा हुई, एनर्जी पार्टिकल पूरी ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि हमने उस पार्टिकल को जितनी एनर्जी दी थी उसने उतनी ट्रांसफर किया। इसे कोई और हेल्दी जिस्म दे दो, यानी वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकेगा, वो क्या पता चार वेव प्रोड्यूस कर दे। अब सारी गेम इस पे है आपके चैप्टर की। ये बात समझ आ गई तो सारी गेम किस पे, इसी पे है पूरे चैप्टर के, दो लॉन्ग के अलावा। यहां तक समझ आ गया, क्लियर। तो हमें पता चला पार्टिकल डू नॉट मूव वन प्लेस टू
बट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, वन पार्टिकल टू अनदर। ये इसका पॉइंट था जो आपकी बुक लिखती है, पार्टिकल डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट क्या मूव करती है, एनर्जी को कहते हैं ट्रांसफर होती है। किसी को इसकी ना समझ, देखो मैंने आपको पहले कहा था थोड़ा सा डीप, इसको याद करना मुश्किल नहीं है, इसकी वर्डिंग बड़ी आसान है, इसको वो पूछते भी बहुत आसान है, वो डीप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जैसा 7 चैप्टर में डीप में चले जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन भी अगर मैं आपको दूं तो थोड़ा सा डीप, इसमें कोई क्वेश्चन डीपली वो नहीं पूछेंगे, लेकिन हमने कंसेप्ट इसका पूरा लेके चलना। ये आपका फर्स्ट श्योर था डिफाइन वेव्स, ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ वेव कर लेते हैं, क्लियर है, समझ आ गई हो कुछ क्वेश्चन है में, नथिंग, रेज करूँ इसे। क्लियर हो गया, रीड का चैप्टर कौन सा हो गया फिर। इसको रेज करूं मैं, उधर डस्टर कहाँ है मेरा। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ वेव। पार्टिकल ऑक्सीलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको ऑक्सीलेशन सब कुछ आना चाहिए, यानी इसमें ऑक्सीलेशन सारा रिपीट होगा, आपके लिए आसान होगा अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से किया होगा, आपका वो चैप्टर भी रिवाइज होता जाएगा और आपके लिए आसान, और नई नई बातें ऐड होती जाएंगी और वो आपके लिए एक चैप्टर को कंप्लीशन करने में सक्सेस करेंगे। वेव्स की बेटा टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स पढ़ी होंगी आपने, मैकेनिकल वेव्स, the wave which required a medium, the wave which do not required a medium। मैं इधर क्या लिखने लगा था, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, द वेव विच रिक्वायर्ड आ, श्योर है बेटा, लॉन्ग मैं करवाऊंगा, लॉन्ग अभी तकरीबन आएगा पर 2 या 3 4 दिन बाद है। द वे विच रिक्वायर्ड आ मीडियम, फॉर एग्जांपल ऐसी वेव, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, जिसमें मेरा साउंड है, मेरा साउंड तभी प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस नहीं तभी आप तक ट्रैवल कर पाएगा जब दरमियान में कोई एयर होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा, कोई मीडियम होगा। यहाँ पे अगर आपके और मेरे दरमियान एयर ख़त्म हो जाए, वैक्यूम आ जाए, तो क्या करोगे आप, मेरी आवाज़ सुन ही नहीं पाओगे। ऐसे कई मूवीज़ के अंदर ऐसे कई नेचुरली फिनोमेना हमने देखा है जहाँ इतना आप लाउडली चलाते भी हो लेकिन आप उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते, उसके अंदर जो वैक्यूम होता है उसे ख़त्म कर दिया जाता है। क्लियर है, तो उनके लिए जिसका मैंने कह दिया साउंड वेव्स हैं। और कौन सी वेव्स हो सकती हैं, वेव्स इन स्ट्रिंग है, ठीक है, रोप एक मीडियम होना चाहिए स्ट्रिंग की वेव के लिए,
और वेव इन एयर कॉलम। ये वो एयर कॉलम है जो आपको इस साल लॉन्ग नज़र में आएगा। मैं आपको बता देता इस साल फेवरेट लॉन्ग, आपको याद हो या ना हो, हर चैप्टर के अंदर मैंने आपको लॉन्ग बता दिया। जो इस साल का फेवरेट लॉन्ग आपको नज़र आएगा वो वेव इन एयर कॉलम ही आएगा, और यही आपके भाई को भी आया था और उसने अटैम्प्ट किया था। ये 3 एग्जाम्पल है रिक्वायर्ड मीडियम की, जिसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, और जिनके लिए मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, डू नॉट रिक्वायर मीडियम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव होती है। जिस तरह वैक्यूम, वैक्यूम का स्पेलिंग सुनाओ जल्दी, वैक्यूम के स्पेलिंग सुनाओ, वैक्यूम कहते हैं वैक्यूम। वहाँ आते हैं, क्लियर। डू नॉट रिक्वायर, यही है, डू नॉट रिक्वायर एनी वैक्यूम। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल लाइट वेव्स, क्लियर है, आपने चेक कर लो। लाइट वेव्स तभी मैंने पूछा था, मुझे 99% पता था आपको नहीं आएगा। लाइट वेव्स, उसके बाद हीट की वेव्स, और रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, यही है। थैंक यू, क्लियर। ये बेटा 2 डेफिनेशन और मजीद आपके ऐड हो गई मैकेनिकल वेव ने, और इसकी बेटा थर्ड टाइप है मैटर वेव्स। किसी ने पढ़ी हो मैटर वेव्स? मुश्तबा से नहीं पूछा मैंने, कोई पढ़ी हो मैटर वेव्स? ऐसे ना करो यार, हो ही नहीं सकता ना पढ़ी हूँ। गर्ल्स ने पढ़ी होंगे, ये मेरी अच्छी बच्ची, ये हर चीज़ पहले एडवांस पढ़ लेती हैं। हाँ जी, नहीं, हमने भी नहीं पढ़ी। 5वां चैप्टर कहाँ तक पहुँच गया आपका केमिस्ट्री का? हो ही नहीं सकता। कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्वांटम चल रहे हैं, हो गए हैं, तो फिर चैप्टर ही खत्म हो गया होगा। क्या कह रहे हो नहीं पढ़ी हैं? हाय, डी ब्रोगली या डी ब्रोगी जिसे बोलते हैं हाइपोथेसिस पर है, मैम ने नहीं पढ़ाया मैटर डुअल नेचर, वाई मैटर डुअल नेचर, मैंने मैम को कल पकड़ लेना। तो बेटा ये बिल्कुल हट के चला जाता है, ये आज के टॉपिक और इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये टाइप्स ऑफ वेव है। जो पार्टिकल था ना वो अपनी वेव्स भी रखता है। एक तो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है ना, ट्रैवल करवा रहा है, तो उसकी वजह से वेव्स आ रही है। एक पार्टिकल अपनी वेव्स भी रखता है। हमने ऑक्सीलेशन पढ़ी होंगी, जिसमें सर्कुलर मोशन के अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे थे, ऑक्सीलेट करवा रहे थे, तो अपनी वेव भी प्रोड्यूस कर रहा था। याद है? वेव इन सर्कल, सिंपल हार्मोनिक इन सर्कल मोशन, ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के साथ अटैच था, वो जब नीचे से ऊपर मूव टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, तो साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा था? अपनी भी वेव प्रोड्यूस करवा रहा था। ऐसे ही अगर याद आ रही हो डायग्राम, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ अटैच करवा के जब टू एंड फ्रो मोशन करवा रहा था, वो क्या कर रहा था? अपनी एक वेव सेपरेट मूव करवा रहा। वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट था, वो एक पार्टिकल भी हो सकता है। यहाँ पे जो पार्टिकल था वो भी सेम मोशन दे रहा था, टू एंड फ्रो। तो यानी एक पार्टिकल एज अ वेव नेचर और एज अ पार्टिकल नेचर होता है। तो यही है वाई मैटर एज अ डुअल नेचर। तो मैटर एज अ डुअल नेचर की वजह भी यही है। तो ये आप हाइपोथेसिस डी ब्रोगली के अंदर पढ़ोगे। दी ब्रोगी, ठीक हो गया, ये उसके अंदर आप पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपकी बुक डेफिनेशन लिखती है, वो डेफिनेशन मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूँ। अब देख लेते हैं हमारे पास जो है जो डेफिनेशन है मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, जो आपके लिखे हुए में थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल देगी, नहीं तो बुक तो आपके पास है ही है। ठीक है, दी ब्रोगली हाइपोथेसिस नहीं पढ़ा हमने, मैं मान ही नहीं सकता। डेफिनेशन है जी बेटा,
A wave is a disturbance in the medium that carries energy without a net movement of particle. Without a net movement of particle. Particle move नहीं करते. Particle क्या करते हैं? To and fro motion करते हैं. वो move नहीं करते लेकिन energy carries करते हैं और energy को आगे transfer करवाते हैं. ऐसे ही है. For example है जी बेटा water waves, sound waves, wave in string, light waves. Wave are generated by an oscillation. Wave कैसे generate होगी? किसी चीज़ में oscillation होनी चाहिए. इन दी वाइब्रेटिंग बॉडी, और आपको पता है वाइब्रेटिंग मोशन ही ऑक्सीलेशन मोशन हो सकती है. और हमने क्या कहा था? ऑल ऑक्सीलेशन मोशन इज पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन इज नॉट अ ऑक्सीलेशन मोशन. ये सारी बातें फिर रिपीट होने वाली हैं आपके सामने. आज का टॉपिक तो इंट्रोडक्शन पे था, तो आपने कोशिश करनी है अगर 7वें चैप्टर का थोड़ा सा भी डाउट है तो आपने क्लियर कर. प्रोपोगेशन वेव थ्रू द स्पेस इन बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीलेशन. ये स्पेस वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ये वेव की बेटा आपकी एक छोटी सी डेफिनेशन है. क्लियर है? उसके बाद अगली डेफिनेशन क्या थी? मैकेनिकल वेव की टाइप्स ऑफ वेव. अ वेव व्हिच नीड्स अ मीडियम इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट इट सेल्फ. ताकि खुद को ट्रैवल करवा सके, ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद को ट्रैवल करवाना चाहता है उसको क्या चाहिए? मीडियम की नीड होती है. साउंड वेव्स इन अ स्लिंग की, हाँ साउंड वेव इन अ स्लिंग, वो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके अंदर रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन आता है, उसे स्लिंकी वेव बोलते हैं. उसके बाद एंड वाटर वेव्स आर एग्जांपल ऑफ दिस मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स इफेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव ऑक्सीलेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. फॉर एग्जांपल बेटा वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव इन स्ट्रिंग और वेव इन एयर कॉलम. Electromagnetic waves beta, these waves are disturbance that does not need any object medium for propagation and can easily travel through a vacuum. Clear होगा? easy travel through the vacuum. Example light wave, heat wave, X-rays, radio waves and TV waves. जो TV की जो आती हैं रेज वो भी हम क्या बोलते हैं? जैसे OCRV सिस्टम बोलते हैं हमारे पास. Matter waves, any moving object can be described as wave when a stone is dropped into the pond. Pond जानते हो ना, तालाब के अंदर. The water is disturbed from equilibrium position and wave passes its return to its equilibrium position after the wave has passed. वो पार्टिकल दोबारा अपनी किस में आ जाता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है. ये वो स्ट्रिंग वाली भी एग्जांपल हो सकती है जो हमने स्ट्रिंग वाली की थी. तो ये भी एग्जांपल हो सकती है. तो अगर हम किसी पत्थर को फेंके वाटर के अंदर तो वाटर एक वेव प्रोड्यूस करेगा और बाद में वाटर का जो पार्टिकल है वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी पोजीशन पे वापस आएगा. वो भी आगे ट्रैवल नहीं करेगा. हमें लगता है कि जो पार्टिकल था वो आगे ट्रैवल कर गया. आप उसके ऊपर कोई ऐसा फ्लोट ऑब्जेक्ट रखोगे, वो फ्लोट ऑब्जेक्ट आगे जाएगा क्योंकि पार्टिकल एनर्जी उसको दे रहा है और वो एनर्जी लेके वो आगे जा रहा है. लेकिन वाटर का जो मालिक्यूल्स है वो अपनी उसी पोजीशन पे रहेगा. वाटर के पास मालिक्यूल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे. अगर ये आप वेव प्रोड्यूस करवा रहे हो इसके अंदर, तो यहाँ आप कोई भी ऐसी चीज़ रख रहे हो जो वो ट्रैवल एनर्जी क्या करेगी, यहाँ पे अगर आपने फेंका तो वेव प्रोड्यूस होगी. तो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यही रहेगा. ये पार्टिकल क्या करेगा? दूसरे पार्टिकल में एनर्जी, और ये जब इसमें एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो इसमें फोर्स अप्लाई होगी और ये कहाँ पे आ जाएगा? उठ के इस पोजीशन पे आ जाएगा. लेकिन पार्टिकल अपनी उसी पोजीशन पे रहते हैं. तभी कहते हैं मेंटली जो आप कर रहे थे फिजिकल नज़र आ रहा होता है, मेंटली वो कुछ हो रहा है. आपको लगता होगा कि पानी आगे ट्रैवल किया जब पत्थर मारते हो, ऐसे लगता है ना कि पानी आगे ट्रैवल किया. जब एक वेव पैदा होती है फिर दूसरी वेव, तो ऐसा लगता है एक वेव दूसरी वेव पैदा कर रही है. तो उसे एनर्जी ट्रांसफर करती है जिसकी वजह से दूसरे पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं, वो आगे मूव करते हैं, फिर वापस वही पार्टिकल अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं. ये मैटर वेव्स की एग्जांपल. इसकी डेफिनेशन बनी नहीं, यही है. एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब एज अ वेव एंड स्टोन इज ड्रॉप एज अ वाटर वेव. वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ना, मैं क्या करूँ, वो आपका नहीं है. आपकी बुक में इतना आपको कुछ भी नहीं समझाया, सिर्फ ये इतना सा थोड़ा सा बता के क्लियर कर दिया. और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर वो चैप्टर से हट के वो पूरा चैप्टर ही अलग है, वो सिस्टम ही अलग है कि मैटर किस तरह वेव भी हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है. पार्टिकल तो होते हैं, तो एक मैटर पार्टिकल होते हैं, तो वेव कैसे हो सकते हैं? वेव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो टू एंड कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर पार्टिकल छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट क्यों ना, अगर वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो वो क्या करेगा? वेव प्रोड्यूस करेगा. इसकी पिक्स ले लो आप, नीड लिख लेना. और आज का चैप्टर ये
इसके भी नोट्स बना लो जिसने बनाने हैं। 8वें चैप्टर शुरू हो चुका है, शॉर्ट एक तरफ, लॉन्ग एक तरफ, न्यूमेरिकल एक तरफ।